प्यारे दोस्तों, ये मिस्र के एक साहिली गांव की कहानी है। दिन के 2 बजे का वक्त था। अचानक ही बादलों ने आसमान को अपनी चादर में छुपा लिया। चंद लम्हों में जमीन रोशनी से खाली हो गई। अंधेरे की स्याही के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी। दरख्तों के पत्ते तो क्या, टहनियां तक टूटने लगी। बिजली के खंभे हवाओं के ताब ना ला सके और इधर उधर बिखर गए। कच्चे मकानों की छतें हिलने लगी और खौफ के मारे लोगों के खवास गुम होने लगे। इसी गांव में अहमद और आलिया नामी दो बहन भाई रहते थे। अहमद की उम्र 18 साल और आलिया की उम्र 16 साल थी। उनके वालिदैन माहीगिरी यानी मछली पकड़ने के पेशे से वाबस्ता थे और 7 माह पहले समंदरी तूफान में दोनों का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन की वफ़ात के बाद गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मछली के ठेकेदार ने उनके वालिदैन की कश्ती अपने कब्ज़े में ले ली और उनके चचा ने घर का कीमती सामान हथिया लिया। आज उसने अहमद और आलिया को उनके घर से निकाल कर कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। हवा के तूफान के वक्त अहमद और आलिया समंदर के किनारे खुराक की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तूफान की वजह से चंद मछलियां पानी की लहरों के साथ रेत पर आ गई और दोनों ने उनको उठाकर घर की राह ली। जोरों से भूख ने उनको तूफान के खौफ से आज़ाद कर रखा था। दोनों ने सैर होकर मछलियों से अपनी भूख मिटाई। इस वक्त तक तूफान का जोर भी टूट चुका था। अब रात के 10 बजे का वक्त था। गांव के लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हवाएं जिस तरह अचानक से आई थी उसी तरह आनन फानन बंद हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे में एक घर में बाप बेटों का झगड़ा जारी था। दोनों बेटों का इसरार था कि अली और आलिया के घर पर कब्जा करने का ख्याल छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका बाप और माँ अपने ख्याल को तर्क करने पर बज़िद थे। हवाओं के तूफान के वक्त तो उन्होंने तौबा कर ली थी, मगर जो ही तूफान ख़त्म हुआ उनकी नीयतों का फतूर फिर से लौट आया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उनके मंसूबे में घायल न हो सकें। चचा और चची का प्रोग्राम था कि रात 2 बजे के करीब अली, अहमद और आलिया को रस्सियों से बांधकर समंदर में फेंक देंगे। लोगों को बताया जाएगा कि दोनों बहन भाई शहर भाग गए हैं। दूसरी तरफ मछली खाने के बाद अहमद और आलिया पर गहरी नींद तारी हुई। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। रात के 12 बजे दो साए चुपके से उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने रुमाल सुंगा कर दोनों को बेहोश कर दिया और एक रेड़ी पर उल्टा लिटाकर समंदर की तरफ चल पड़े। दोनों बहन भाई आने वाले खतरे से बेनियाज बेहोशी में पड़े हुए थे। समंदर करीब आ गया। दोनों साए जो उनके चची और चचा थे, उन्होंने अहमद और आलिया को अपनी रेड़ी से नीचे उतारा और कंधों पर उठाकर समंदर में दाखिल हो गए। अब समंदर का पानी उनके घुटनों को छू रहा था। चाचा ने मशवरा दिया कि दोनों को मज़ीद आगे फेंकना चाहिए ताकि सुबह तक समंदर की बड़ी मछलियां इनको निगल जाएं। इसी असना में उनकी नज़र एक खाली कश्ती पर पड़ी। दोनों ने मायनी हेज नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर अली और आलिया को कश्ती में डालकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। दोनों देर तक कश्ती को देखते रहे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो दोनों ने वापसी गिरा ली। अब दोनों घर और समंदर के दरमियान थे कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता से हिलने लगी। दोनों नीचे बैठ गए। ज़लज़ले की शिद्दत आती जा रही थी। उनको दूर से गांव के मकानात कांपते हुए नजर आ रहे थे और गांव के लोगों का शोर भी बढ़ता जा रहा था। वो घरों से बाहर निकल आए थे। फिर मकानों के गिरने की आवाज़ें भी आने लगी। अब इन दोनों को अपने बेटे याद आए जिनको वो कमरे में बंद करके आए थे। ये सोचकर दोनों गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन पाँव रेत में धंसने की वजह से वो मुंह के बल गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने भागने की फिर से कोशिश की। उनके गांव पहुंचने तक जलजला तो रुक गया था और लोग अपने अपने घरों का कीमती सामान निकालने में मसरूफ़ थे। अहमद और आलिया के चचा का घर बुरी तरह से तबाह हो गया था। घर की बुनियादें तक बाहर आ गई थी। मालो असबाब, दौलत सब मिट्टी में मिल चुका था।
ساتھ ہی موجود احمد اور عالیہ کے گھر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور سمندر کی طرف بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا کر مچھلیوں کی غذا بن گئے۔ اسی رات گاؤں کا ٹھیکیدار احمد اور عالیہ کی قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا کہ 3 سمندری قزاقوں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجود ساری رقم بھی لوٹ لی۔ قزاقوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ٹھیکیدار کو قتل کر کے اس کی لاش بھی اپنے ساتھ لے گئے، کشتی کو سمندر میں چھوڑ گئے۔ یہی کشتی احمد اور عالیہ کے چچا کے ہاتھ لگی، جس میں دونوں بہن بھائیوں کو باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ ادھر احمد اور عالیہ بے ہوشی کے بعد بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو کشتی میں بندھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ احمد آہستہ آہستہ کھسک کر عالیہ کے قریب ہوا اور اس کی رسی کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی تگودو کے بعد رسی کٹ گئی۔ رسی کے کٹتے ہی احمد نے عالیہ کو بندشوں سے آزاد کر دیا۔ صبح صادق کے وقت سمندری ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ان کی بے ہوشی ٹوٹنے تک ہوائیں انہیں پھر سے گاؤں کے قریب لے آئی۔ واپس آ کر احمد اور عالیہ گاؤں کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دونوں بڑے دشمن تباہ و برباد ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی عبرت حاصل کر لی تھی۔ اپنی کشتی ملنے کے بعد دونوں بہن بھائی محنت کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عالیہ کی شادی شہر سے آئے ہوئے ایک امیر سوداگر سے ہو گئی۔ احمد نے بھی اس کے ساتھ شہر جا کر تجارت شروع کر دی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کے تمام چالوں کو خاک میں ملا کر ان کو عبرتناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ جس طرح گاؤں کے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والوں پر بھی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔